केमिस्ट्री 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 का टॉपिक 1। केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक? टॉपिक 1 पढ़ेंगे। हमारे परिवेश के पदार्थ। परिवेश के पदार्थ, तो हमारे परिवेश चारों तरफ जो पदार्थ पाया जाता है उसके बारे में। मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पहला चीज तो पदार्थ क्या है। तो पदार्थ क्या है? तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो। क्या चीज हो? स्थान स्थान घेरे। दूसरा चीज क्या? जिसमें द्रव्यमान हो। क्या चीज होना चाहिए पदार्थ में? द्रव्यमान हो और आयतन हो। आयतन पहला क्या होना चाहिए? स्थान घेरता हो। जैसे किताब, कॉपी, कलम, आदमी कहीं पर बैठेगा तो कोई जगह छेकेगा, तो जगह छेकेगा। उसके बाद उसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान होगा और आयतन। तीसरा आयतन हो। द्रव्यमान किसको कहते हैं? द्रव्यमान एक वजन, जो आप लोग समझते हैं वजन, वजन। और एक गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहेंगे? जो पृथ्वी अपनी ओर खींचता हो जिस ताकत से, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। कोई भी गेंद को ऊपर फेंकेंगे तो गेंद नीचे आ जाता है। वो गेंद नीचे आने का कारण, नीचे कौन उसको फेंका? नीचे खींचा पृथ्वी। तो पृथ्वी जिस ताकत से खींचता है कोई भी चीज को अपनी ओर, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा, तो जब गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान में लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान में गुना कर देंगे तो वो वजन बन जाता है। समझ गया? तो कोई भी पदार्थ कब कहेंगे? जब किसी भी वस्तु में कोई स्थान घेरे या कुछ द्रव्यमान हो, आयतन हो, तो आयतन हो और अवरोध उत्पन्न करता हो। क्या चीज होगा? चौथा, अवरोध उत्पन्न करता हो, तो उसे क्या कहेंगे? बस पदार्थ कहेंगे। अब द्रव्य, द्रव्य का नाम सुने हैं? द्रव्य, द्रव्य और एक होता है द्रव्य। ये दोनों में अंतर है। ये एक द्रव्य हो गया और ये द्रव्य। ये द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड मतलब पानी जो हो गया आपको क्या हो गया? लिक्विड है, तो ये वाला द्रव्य हो गया। लेकिन इस द्रव्य का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का पदार्थ है। इस द्रव्य, ये वाला शब्द जहां भी लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब क्या होगा? पदार्थ। अब ये द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है। क्या चीज? एक प्रकार का पदार्थ है। लेकिन ये द्रव्य में और ये पदार्थ में अंतर क्या होगा? दो शब्द का उपयोग क्यों किए? दो शब्द, पदार्थ अगर कहना ही था तो द्रव्य क्यों कहे, और द्रव्य कहना था तो पदार्थ क्यों कहे? तो कोई भी पदार्थ को हम विभाजित कर सकते हैं। पदार्थ को क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। लेकिन द्रव्य को विभाजित नहीं कर सकते हैं। द्रव्य को विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसके भौतिक प्रक्रिया से, वो किस प्रक्रिया से? भौतिक प्रक्रिया के द्वारा विभाजित नहीं करेंगे। जैसे हम लोग पानी में चीनी घोल देंगे, पानी में चीनी घोल दिए, शरबत बन गया। भौतिक प्रक्रिया से जैसे हाथ से चुन करके या उसको चलनी से चाल करके अलग कर सकते हैं? नहीं ना। चलनी से चाल करके चीनी पानी को अलग करेंगे? नहीं। हाथ से गिन करके चीनी पानी को अलग कर सकते हैं? नहीं। तो ये भौतिक प्रक्रिया है। कौन सा? हाथ से चुनना। भौतिक प्रक्रिया, हाथ से चुनना कैसा प्रक्रिया? भौतिक प्रक्रिया। लेकिन चीनी को अगर पानी से अलग करना होगा तो हाथ से चुन करके तो अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई रासायनिक प्रक्रिया अपनाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? द्रव्य कहलाएगा। ये क्या हो गया? द्रव्य। अब जैसे आटा में कंकड़ मिला दो, आटा में क्या मिला दो? कंकड़।
इसको चलनी से चाल करके या हाथ से चुन करके निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये भौतिक प्रक्रिया हो गया, समझ गए। भौतिक प्रक्रिया किसको कहेंगे? चलनी से चाल करके या हाथ से चुन करके निकाल दिए तो ये क्या कहला जाएगा? पदार्थ। आटा और कंकड़ का मिश्रण क्या हो गया? पदार्थ। चीनी पानी का मिश्रण द्रव्य। चीनी नमक का मिश्रण, हाँ, द्रव्य हो जाएगा। पानी और नमक, पानी प्लस नमक चाल करके अलग कर देंगे ना, पानी और नमक, समझ गए। लोहा में, लोहा को पिघला दिया और उसको में नमक घोल देना, लोहा पिघला हुआ लोहा में नमक डालना, क्या कहलाएगा? ये द्रव्य बनेगा ना, पदार्थ नहीं ना, पदार्थ नहीं ना बनेगा वो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पदार्थ के गुण क्या क्या होता है, या प्रकृति पदार्थ का। भौतिक प्रकृति पहले हम लोग देखेंगे, पदार्थ की क्या चीज? भौतिक प्रकृति। तो पदार्थ की भौतिक प्रकृति में क्या होगा? पहला जो होगा वो पदार्थ जो है किसका बना होता है? कणों को मिलने से। पदार्थ जो है कणों के मिलने से बना होता है। जैसे लोहा कटते हुए मिट्टी देखे हो, मिट्टी क्या होता है? छोटा 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 सा मिट्टी का ये कण का टुकड़ा होता है, एकदम पतला पतला सा, पूरी पतला, बहुत पतला सा। तो वो कण है छोटा छोटा, उससे भी छोटा कण होता है जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो पदार्थ जो होता है किसका बना होगा? कणों का बना होता है। जैसे चीनी को घोल देंगे पानी में, दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तो चीनी भी तो छोटा छोटा घुल गया पानी में, मतलब इतना छोटा छोटा कण है उसका कि उसको देख नहीं सकते हैं। लेकिन जब उसको एक जगह जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे कण को मिलाते हैं, तो वो क्या होता है? ठोस रूप धारण करता है। और ठोस रूप धारण करने के बाद वो दिखाई हमको देता है। चीनी बहुत सा कण का मिश्रण है। दूसरा गुण क्या होगा पदार्थ का? पदार्थ का कण जो है अत्यंत सूक्ष्म होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग आसानी से नहीं देख सकते। कितना छोटा कि उसको आंख से हम लोग देख नहीं सकते हैं। दो गुण हो गया। तीसरा गुण क्या होगा? तो पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। पदार्थ का कण क्या होता है? अनवरत गतिशील। अनवरत कहने का मतलब कि लगातार गति करते रहता है। क्या करेगा? लगातार दौड़ते रहता है, कभी रुकता नहीं है। पदार्थ का कण क्या होगा? गतिशील होता है, कभी नहीं रुकता। पदार्थ का जो कण होता है अत्यंत छोटा होता है, बहुत ही छोटा। जैसे चीनी घोल दिए पानी में, चीनी दिखाई दे रहा है, मतलब उसका कण छोटा छोटा है ना, उसका कण नहीं दिखाई दे रहा है, यही ना, समझे। और पदार्थ के कण जो है हमेशा क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, कभी रुकता नहीं है। अब कहेगा ठोस जो होता है, जैसे कलम, कलम में कण गतिशील है तो कलम काहे नहीं एक जगह से दूसरे जगह चले जाता है? किताब एक जगह से दूसरे जगह क्यों नहीं चला जाता? तो जो ठोस है, ठोस के कण बहुत कम गतिशील होता है, बहुत कम। और सब अपने आप में अंदर में ही गति करता रहता है। जैसे आदमी के शरीर में ब्लड गति करता है एक जगह से दूसरे जगह, तो क्या आदमी बैठा हुआ रहेगा तो शरीर दूसरी जगह चला जाएगा? नहीं ना। उसी प्रकार से कण जो है गतिशील होता है, पदार्थ का कण। ये था क्या चीज? भौतिक गुण इसका। पहला तो पदार्थ का जो है छोटे छोटे कणों से बना होता है, पदार्थ बहुत से कणों के मिलकर बना होता है, और पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है, और पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होता है। अब पदार्थ को हम लोग बांटेंगे, पदार्थ को क्या करेंगे? बांटेंगे। पदार्थ को बांटिए। पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण जब हम लोग देखते हैं तो पदार्थ को हम लोग मूल रूप से पदार्थ कितने भाग में बटा हुआ है? हाँ, मूल रूप से पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन प्रकार। ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। ठोस, द्रव्य,
और गैस। अब देखो ठोस किसको कहेंगे, द्रव किसको कहेंगे। तो जैसे एक किताब, ये मान ले एक किताब हो, और किताब जो है आपका वो ठोस है या द्रव है। किताब, किताब क्या चीज है, किताब द्रव है। जैसे ये किताब है, तो ये किताब आपका पुस्तक क्या होगा, या ईंट, ये मान लेते हैं इसको, ये ईंट है। ईंट ये ठोस है या गैस है या द्रव्य है, तो ठोस है। अब ठोस कहेंगे किसको, ईटा का आकार देखा है, ईटा का आकार निश्चित होता है, इसका आकार तो निश्चित होता ना कि बदलते रहता है, आकार क्या होगा, निश्चित होगा। आयतन भी इसका निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आयतन क्या हो जाएगा, निश्चित होता है। ना ही इसका आकार बदलता है ना ही आयतन। जैसे अगर 1 kg का कोई ईटा है तो वो हमेशा 1 ही kg रहेगा, डायमेंशन भी उसका चेंज नहीं होगा। चरखूट ईटा है तो चरखूट ही रहेगा। क्या इसको अगर इस ईटा को हम लोग क्या टीना में रख देंगे तो गोल हो जाएगा, नहीं ना। प्लास्टिक में रखेंगे तो दूसरा आकार हो जाएगा, नहीं ना, चेंज नहीं होगा। तो ठोस में क्या होता है, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। और कोई गुण हो सकता है ठोस में, ठोस में जो कण होता है, पदार्थ क्या चीज का बना होता है, छोटे छोटे कणों का। तो इसमें भी बहुत सारा कण रहेगा, रहेगा ना। देखोगे जब ईटा में हाथ रगड़ते हैं तो बहुत सारा हाथ में लग जाता है, छोटा छोटा कण। तो वो छोटे छोटे कण बहुत नजदीक नजदीक सटा हुआ होता है ना। तो एक दूसरे कण के बीच खाली स्थान होता है। तो एक दूसरे ठोस पदार्थों में कणों के बीच में गैप क्या होगा, एक कण से बीच दूसरे कण के बीच में गैप बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है, बहुत ही कम या ना के बराबर, या फिर ना के बराबर। मतलब क्या, अंतराण्विक स्थान इसको बोलते हैं ना। अंतराण्विक स्थान ठोस पदार्थ में बहुत ही कम होते हैं। अब बताओ कि ये जब कोई एक दूसरा, दो गो कण है, एक कण यहाँ है एक कण यहाँ है, ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो ताकत ज्यादा लगा रहा है ना। जितना ताकत लगाएगा उतने कस के चिपका हुआ रहेगा। किसी चीज में कोई चिपकेगा कितना, जितना ताकत लगाएगा उतना ही ना। तो ये जो है कण ठोस पदार्थ में अंतराण्विक बल क्या होता है, अधिक होता है। ठोस पदार्थ के कणों के बीच अंतराण्विक बल बहुत ही मजबूत होता है, ताकतवर होता है। यही होगा ना। जैसे ये कण है, ये ठोस है, तो ये एक दूसरे से सटा हुआ कब रहेगा, जब अंतराण्विक बल क्या हो, अधिक हो। तो ठोस के बारे में अब देखो क्या क्या हम लोग पढ़ लिए। ठोस में पहला चीज क्या होता है, पहला चीज तो आकार निश्चित, आकार और आयतन, आकार और आयतन निश्चित होता है। दूसरा अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल और अंतराण्विक बल अधिक या मजबूत होता है। और अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान जो है क्या है, बहुत ही कम होगा, बहुत कम होता है। मतलब दो व्यक्ति एक दूसरे से चिपका हुआ रहेगा बहुत कस के, तो जैसे कोई से हाथ मिलाओ और कस के उसका हाथ पकड़ो, तो कस के हाथ पकड़ेगा तो ये गैप जो है हाथ के बीच में कम जाएगा ना, तो स्थान कम गया। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग अभी क्या पढ़े कि ठोस में बल तो अधिक लगता है, मतलब हाथ कस के पकड़ता है, तो हाथ कस के पकड़ेगा तो गैप जो है, स्थान जो है क्या हो जाएगा, कम जाएगा ना। तो तीसरा क्या पढ़ लिया हम लोग
अंतराण्विक स्थान कम होता है। यही ना ठोस के बारे में। तो ये तीन प्रकार का इसका गुण है। अब देखो ठोस में और कुछ होता है। ठोस के जो कण है, ठोस का कण जो है, तो ये सॉरी ठोस का घनत्व, चौथा क्या होगा, ठोस का घनत्व जो है अधिक होता है। ठोस में घनत्व अधिक होता है। घनत्व मतलब समझते हो किसको कहेंगे? नहीं समझते हो? घनत्व कहना है एक डब्बा ले लो, डब्बा में आटा भरो, पहले ऐसे ही हल्का हल्का आटा डाल दो, ठीक है, उसके बाद फिर उसको में देखो उसको चाप करके फिर भर के और जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे? घनत्व। अब देखो ठोस में जो था कण, यहाँ पर ठोस का जो कण था, क्या चीज, जैसे ये एक ईटा है, ईट है, ईट में यहाँ पर बहुत सारे कण है, इसको में क्या हम लोग और भर सकते हैं कण ईट में? नहीं ना। तो ईट का घनत्व क्या हो गया? बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक हो रहा है ना। जैसे लकड़ी में क्या और लकड़ी भर सकते हैं? नहीं। किताब में और क्या भरेंगे? नहीं। तो घनत्व, ठोस का घनत्व जो है अधिक होता है। ये चौथा गुण हो गया। पांचवा गुण है ठोस का द्रव्यनांक और क्वथनांक। क्या चीज? द्रव्यनांक और क्वथनांक। ठोस का द्रव्यनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। क्या होगा? अधिक होता है या उच्च होता है? उच्च होता है। अब सोचो कि उच्च क्यों? क्योंकि ठोस में अणु जो था, कण जो था, सटा हुआ था, मतलब बहुत सा। हम लोग घर में देखते हैं क्या चीज, कि थोड़ा सा खाना बनाना हो तो उसके लिए जलावन क्या, जरा सा चाहिए, और अगर ज्यादा खाना बनाना हो तो जलावन ज्यादा चाहिए। तो द्रव्यनांक, द्रव्यनांक मतलब जमने वाला चीज, और क्वथनांक मतलब पिघलने वाला चीज। तो इसका द्रव्यनांक भी उच्च होगा और क्वथनांक भी उच्च होगा। यही ना मेल्टिंग पॉइंट इसको कहते हैं, मेल्टिंग। द्रव्यनांक मतलब पिघलना। तो किसी भी ठोस को पिघलाएंगे तो उसको ज्यादा तापमान चाहिए, और किसी भी ठोस को खौलाएंगे तो भी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। क्योंकि पानी में तो कण रहेगा कम और ठोस में रहेगा कण ज्यादा। तो ज्यादा को पिघलाने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए और कम को पिघलाने के लिए कम। कम को खौलाने के लिए कम ऊर्जा चाहिए और कम को ज्यादा को खौलाने के लिए ज्यादा। तो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा, उच्च होता है ठोस का। फिर एक कणों की अवस्था। तो छठा देखते हैं, ठोस कण जो है, ठोस में कणों का अवस्था जो होता है आपका, क्या होता है? ठोस पदार्थ में उसके अवयवी कण निश्चित नियमित रूप से सजे रहते हैं। ठोस कण कोई भी रहेगा तो उसमें जो कण रहेगा वो निश्चित रूप से या नियमित रूप से सजा हुआ रहेगा। जैसे एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, इस प्रकार का आकृति में अगर ठोस बन रहा है, तो एक ठोस बनने में अगर ऐसा आकृति बना है तो इसी प्रकार का इसमें सभी का आकृति रहेगा। सभी का आकृति क्या रहेगा? इसी प्रकार से, कोई दूसरा आकृति इसमें नहीं बनेगा। जैसे एक आकृति ये हो गया, तो इसी प्रकार के आकृति में सारे रहेंगे जुटे हुए। समझ रहे हैं? तो इसको क्या कहते हैं? जालक कहते हैं। इसको क्या चीज? जालक कहते हैं। जालक। ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ में क्या चीज होगा? उसके अवयवी कण नियमित रूप से सजा हुआ रहते हैं, जिसको जालक कहते हैं। ये नियमित है, एक यहां से यहां तक है, तो सब का ऐसा ही रहेगा। इसको क्या कहेंगे? जालक। तो ठोस, ठोस पदार्थ में कण जो है नियमित रूप से सजा हुआ रहता है। ये पांचवा हम लोग खूबी देख लिए थे। छठा यही ना। अब देखो सातवां खूबी क्या होगा इसका? ये संपीड्य होता है। ये जो है असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य होता है। असंपीड्य मतलब समझ रहे हैं? असंपीड्य नहीं समझते हैं?
ये जो है अंतराण्विक स्थान, इसको में क्या हो रहा था, बहुत ही कम हो रहा था ये वाला स्थान यहाँ पर। तो इसको स्थान, खाली स्थान रहेगा तभी ना उसमें कुछ और भरेंगे। तो ये लगभग असंपिड्य होता है, इसको में कुछ और भराएगा। जैसे ईटा है, ईटा को तुम भरो, ईट को कहो कि तुम में और कण भरेंगे हम, भराएगा? नहीं भराएगा। तो ये क्या हो गया, संपिड्य उसी को कहते हैं कि किसी चीज में और भरे। जैसे एक सिरिंज में पानी भर लो, ठीक है, और पानी भर करके आगे से मुंह उसका बंद कर दो और उसके बाद हाथ से दबाओ, देखो पानी दबता है या नहीं? दबता है पानी, पानी दबेगा। लेकिन वही ईटा को दबाओ, दबेगा ईटा? नहीं दबेगा। तो ठोस पदार्थ क्या होता है, असंपिड्य होता है। ठोस पदार्थ असंपिड्य होता है। क्यों असंपिड्य होगा? क्योंकि इसमें अंतराण्विक स्थान जो है नहीं होता, बहुत कम होता है। अब संपिड्यता का गुण क्यों होता है? जिस पाव रोटी देखा है, पाव रोटी क्या होता है, उसको दबाओगे तो क्या हो जाएगा, दबता है, और छोड़ दो तो फिर फूल जाता है, यही ना। तो पाव रोटी जो है संपिड्य है। अब वो संपिड्य हो रहा है तो उसमें क्या है ऐसा खूबी कि वो दब रहा है, फूल रहा? तो उसमें अणुओं के बीच, जब पाव रोटी खाते हो तो देखे हुए है, उसमें एक गैप होता है, ऐसा 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 जाली। तो अणु के बीच क्या है, स्थान खाली है, अंतराण्विक स्थान अधिक है, तभी ना वो दब रहा है। और इस अंतराण्विक स्थान में क्या है, हवा भरा हुआ। और जब दबाते हैं पाव रोटी को तो वो क्या हुआ, हवा निकल जा रहा बाहर। लेकिन ईंट में हवा भरा रहता है, लकड़ी में हवा भरा रहता है, पत्थर में हवा भरा रहता है? नहीं। तो वो तो असंपिड्य हो जाएगा ना। तो ठोस पदार्थ क्या होता है, असंपिड्य होता है। हो गया। अब बहाव, आठवां गुण होगा बहाव का गुण। देखते हैं, तो ठोस पदार्थ में बहाव का गुण नहीं होता। ठोस पदार्थ बह सकता है जी? नहीं ना। ठोस पदार्थ में बहाव का गुण नहीं होता। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होगा। क्योंकि जैसे किताब, किताब खुद ब खुद बहता है नहीं, लेकिन द्रव्य को अगर कहीं गिरा दो, पानी को गिरा दो, बहना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होता है। अब देखो नौवां गुण क्या होगा ठोस का। ठोस में प्रसार के बारे में जरा, प्रसार या संकुचन। तो संकुचन, ठोस पदार्थ को गर्म करने पर या ठंडा करने पर प्रसार या संकुचन बहुत कम होता। ठोस को, जैसे कोई लोहा है, लोहा हो गया, लोहा को जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, लोहा को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो लोहा थोड़ा बहुत लंबा होगा, होगा ना। लेकिन घी देखे हो, घी को तावा पर रख करके गर्म करो, तवा पे रख करके गर्म करो, वो क्या होगा, फैलेगा, फैलेगा ना, पसरेगा, तो प्रसार हुआ है। उसके बाद उसको ठंडा करो, वो जमा हो जाएगा, तो संकुचन भी होता है। तो ठोस पदार्थ में, ठोस में प्रसार और संकुचन क्या होता है, कम होता है। लेकिन द्रव्य में, द्रव्य में प्रसार और संकुचन अधिक होगा और ठोस में कम होगा, यही ना। अब आ जाइए ठोस में उधर्पातन। एक उधर्पातन का नाम सुने हैं, उधर्पातन। 10वां था, 9वां था, 9वां उधर्पातन। उधर्पातन की प्रक्रिया भी हो सकती है कुछ ठोस पदार्थ में, कुछ ठोस पदार्थ में उधर्पातन के गुण होते हैं। अब उधर्पातन मतलब क्या होता है, किसी भी ठोस को, ठोस को गर्म करेंगे तो क्या होगा, पिघलता है। तो यहाँ पर ठोस पदार्थ गर्म करने पर क्या हो, पिघलने का प्रक्रिया ना हो, क्या चीज हो जाए, पिघलना ना हो, डायरेक्ट क्या हो जाए, गैस बन जाए, डायरेक्ट क्या हो जाए, पिघले बिना ही ये जो है आपका गैस बन जाए।
कोई भी ठोस को गर्म करेंगे, किसी भी चीज को, तो गर्म करने पर क्या होगा, पिघलेगा, पिघलने के बाद और ज्यादा गर्म करेंगे तो गैस बन के उड़ जाएगा। लेकिन जब किसी ठोस को हम लोग गर्म करते हैं और वो गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद ये पिघले ना, क्या हो ना, पिघले बिना डायरेक्ट गैस में बदल जाए। कोई ऐसा पदार्थ है जो पिघले बिना गैस में बदल जाता हो? कपूर देखे हैं? कपूर, कपूर जो होता है वो आपका, उसको गर्म कीजिए, आग लगाइए उसमें, या कहीं भी तावा पे रख के गर्म कीजिएगा, तो पिघलेगा नहीं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कपूर उड़ जाएगा वाष्प बन करके। तो कपूर उड़ जाएगा, तो इसी को कहते हैं क्या चीज, ऊर्ध्वपातन। कोई भी ठोस पदार्थ जब गर्म करने पर गैस में परिवर्तित हो जाए पिघले बिना, तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। अब कपूर हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ये क्या है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ। कपूर क्या है, ऊर्ध्वपातित होने वाला है। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड को सादर कहते हैं। फिर है आयोडीन। क्या, आयोडीन। आयोडीन को भी जब हम लोग गर्म करेंगे तो ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, गैस। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ को जब हम लोग गर्म करेंगे, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं इसको। शुष्क बर्फ को क्या, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। शुष्क बर्फ को भी हम लोग गर्म करेंगे तो ये भी आपको डायरेक्ट क्या बन जाएगा, गैस। तो ये भी ऊर्ध्वपातित है। शुष्क बर्फ हो गया, नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन, ये सब ऊर्ध्वपातित हो गया। कपूर, नेफ्थलीन, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड जिसको कहते हैं नौसादर को ही, आयोडीन, आयोडीन, ये सब क्या है आपको, क्या होता है ये सब का, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया इसमें होती है। तो इस सब को कहेंगे क्या चीज, ऊर्ध्वपातित पदार्थ। कोई पूछे एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ का नाम बताओ, तो कपूर, आयोडीन, कोई भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखो प्रसारण की, प्रसरण, एक प्रसारण देखे थे हम लोग पहले, क्या चीज, प्रसार, और अभी हम लोग देखेंगे प्रसारण। प्रसरण, प्रसरण की प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करता है। कौन सा, जैसे इधर पानी है और इधर क्या चीज, चीनी है, तो पानी में चीनी डालेंगे तो यहां से यहां चीनी क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, किसमें, पानी में, कि पानी घुलेगा चीनी में, चीनी घुल जाएगा किसमें, पानी में। तो ये प्रसारण की प्रक्रिया हुआ, यही ना। और जब, अब ये बताओ, क्या ठोस पदार्थ प्रसारित होता है, ठोस पदार्थों में प्रसारण की प्रक्रिया होती है, हाँ, ठोस पदार्थ में प्रसारण की प्रक्रिया, प्रसारण की प्रक्रिया क्या होगा, इसमें बहुत कम होगा। तो ठोस पदार्थ में क्या होता है, प्रसारण की प्रक्रिया कम होती है, ना के बराबर, या नहीं कह सकते हैं। ठोसों में प्रसारण क्या होती है, नहीं होती है। जैसे ईटा को मिट्टी में घोलो, घुलेगा नहीं ना। पत्थर को घोल दो लकड़ी में, घुलेगा नहीं। तो प्रसारण उसी को कहते हैं जब वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव्य में प्रवेश करते हैं। कोई दिक्कत, तो ये था आपका कौन सा, ठोस पदार्थ का गुण, है ना, समझ गए टोटल। अब आइए द्रव का गुण, द्रव अवस्था। तो पदार्थ की द्रव अवस्था के बारे में देखो, द्रव किसको कहेंगे, तो द्रव पानी जो है, आपको पानी जैसे ले लो, पानी का आकार जो है क्या होता है, निश्चित होता है या अनिश्चित,
पानी का आकार और इसका आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि बाल्टी में अगर डाल लो तो बाल्टी के आकार ले लेगा, जग में डाल दो जग का आकार, पेट में डाल लो पेट के आकार, ये जिधर डाल दो उधर का आकृति में बदल जाएगा। तो पानी का आकृति क्या होता है? अनिश्चित होता है। लेकिन ठोस पदार्थ का आकृति क्या हो रहा था? निश्चित। अब बताओ आयतन, आयतन क्या होगा? पानी द्रव पदार्थ का आयतन क्या होगा? आयतन निश्चित होगा। अब देखो 1 लीटर पानी है, उसको जग में डाल दो, वो 1 ही लीटर रहेगा ना। बाल्टी में डाल दो 1 लीटर रहेगा। अगर उसको पी जाओ 1 लीटर, 1 ही लीटर न पिएगा कि चेंज हो जाएगा? नहीं ना। तो वो क्या होगा? आयतन निश्चित और आकृति अनिश्चित होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। कोई दिक्कत? अब पदार्थ में ठोस का जैसे घनत्व होता था, उसी प्रकार से द्रव्य का भी घनत्व होगा। तो इसका घनत्व जो है क्या होगा? कम होगा। ठोस के अपेक्षा द्रव का घनत्व क्या होगा? कम होगा। इसका घनत्व कम होगा। और गैस का घनत्व क्या होगा? और कम जाएगा। गैस का घनत्व बहुत ही कम होता है, ठोस का सबसे ज्यादा, द्रव्य का कम और गैस का उससे भी कम। समझे? देखो बना देते हैं लिस्ट। ठोस एक तरफ लिख लीजिए, एक तरफ द्रव्य, एक तरफ गैस, यही ना? ठोस द्रव्य गैस। अब यहां लिख लो आकृति, आयतन, घनत्व। अब देखो ठोसों का आकृति क्या होता है? निश्चित। द्रव का अनिश्चित। गैस का क्या होगा? अनिश्चित। अब देखो निश्चित हो गया ठोस का। उसके बाद देखो आयतन, ठोस का आयतन निश्चित होता है ना। देखिए लिख लीजिएगा बाद में, पहले ध्यान दीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो फिर चौपट। आयतन निश्चित लिखने के लिए बाद में इसको देख लीजिए, आराम से बैठ करके उतार लीजिए, एक बार पहले इसको समझ लीजिए। समझ लीजिएगा तो आप ना भी लिखे रहिएगा तो कोई पूछेगा तो क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। कहीं भी आ जाएगा तो लिख सकते हैं, लेकिन ना समझा हुआ रहेगा तो कुछ नहीं होगा। ठोस का आयतन जो है क्या होता है? निश्चित। लेकिन द्रव का आयतन निश्चित होता है। बाल्टी में रख दो तो ये 1 लीटर ही रहेगा। कहीं पर भी इसको रख दो 1 लीटर, अगर आपके पास पानी है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, कहीं भी बदलेगा नहीं ना। फिर गैस देख लो, गैस का आयतन जो है क्या होता है? निश्चित या अनिश्चित? अनिश्चित होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास जो गैस है वो कुछ ना कुछ जरूर इधर उधर निकलते जाएगा, तो गैस का आयतन अनिश्चित होता है। अब सोचो, देखो इधर ठोस का आकार और आयतन क्या हो रहा है? निश्चित। द्रव का आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित है। और गैस का देखिए क्या हो रहा है? गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित। घनत्व, तो ठोस का घनत्व उच्च होता है और द्रव का घनत्व कम होगा और गैस का घनत्व बहुत ही कम, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है? अब घनत्व मतलब समझ रहे थे ना? अब देखो क्या होगा। घनत्व के बाद क्या था? संपीड्यता। संपीड्यता, तो संपीड्यता, ठोस जो है आपका असंपीड्य होता था, असंपीड्य। लेकिन द्रव्य क्या होगा? संपीड्य होगा। क्या संपीड्य? द्रव्य भी जो होता है
आपका लगभग लगभग असंपीड्य होता है। क्या होगा? असंपीड्य। जी नहीं, द्रव्य को हम लोग दबा नहीं सकते हैं। पानी को दबा सकते हैं? नहीं। लेकिन द्रव्य तो असंपीड्य हो गया। अब गैस क्या होगा? गैस को हम लोग दबा करके और भर सकते हैं, है ना? तो गैस जो है संपीड्य होता है। गैस क्या हो जाएगा? संपीड्य। उसके बाद बताओ द्रवनांक। द्रवनांक तो ठोस का द्रवनांक, द्रवनांक मतलब होता है पिघलना, पिघलने वाला प्रक्रिया। तो ठोस का द्रवनांक जो होगा वो कम उच्च होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको टेम्परेचर देंगे तब ये गलेगा। ठोस का द्रवनांक उच्च होता है, लेकिन द्रव्य का गलनांक, द्रवनांक क्या होगा? ये द्रवनांक को ही गलनांक कहते हैं। ठीक है, गलनांक, द्रवनांक को ही गलनांक कहा जाता है। तो ठोस का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। और द्रव्य का गलनांक जो है कम होता है। और गैस का गलनांक क्या है? वो तो गला हुआ ही है। गैस है ना गला हुआ ही पहले से ही। तो गैस का क्या हो जाएगा जी? गैस का निम्न हो जाएगा। गैस का एकदम निम्न हो जाएगा। ठीक है, गैस जो है कमरे के तापमान पर भी आपको गल जाएगा, पिघला हुआ रूप में रहेगा। हो गया? तो ये जो है निम्न होता है, बहुत ही कम। उसके बाद देखो तरल, ये गलनांक हो गया। क्वथनांक, तो क्वथनांक जो है खौलने वाला चीज था। बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री टेम्परेचर पर कोई खौलेगा? तो ठोस पदार्थ को खौलाने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो ठोस पदार्थ का क्वथनांक जो है अधिक होता है, द्रव्य को खौलाने के लिए कम चाहिए ठोस से। क्वथनांक मतलब जमना, खोलना। क्वथनांक मतलब खोलना, उबालना। गर्म पानी को उबालते हैं ना, वो तो पानी को उबालने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, लेकिन ठोस को उबालने के लिए ज्यादा टेम्परेचर। और गैस को उबालने के लिए तो एकदम ही कम, जरा सा उसको लगा दो आग थोड़ी सी। तो गैस का क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। और द्रव्य का क्वथनांक कम, और ठोसों का उच्च होता है। निम्न मतलब बहुत कम ना, उच्च मतलब अधिक। हो गया? अब आ जाइए अगला गुण, तरलता। क्या चीज? तरलता। तो ठोस जो है, ठोस जो है क्या होता है? ठोस में लिक्विडिटी, जिसको बहाव कहते हैं। बहाव, ठोस में बहाव क्या होता है? नहीं ना होता है। ठोस बहेगा। जैसे स्त्री है आयरन, इसको बहावो, रख दिया कहीं पर, बह जाएगा अपने से? नहीं बहेगा ना। किताब, अब द्रव के देखो, पानी कहीं गिरा दो, बहेगा? तो बहाव होती है। बहाव क्या होगा? द्रव्य में बहाव की प्रवृत्ति है। ये बहाव की प्रवृत्ति, गैस में भी बहाव की प्रवृत्ति है ना? तो ये भी है। अब आ जाइए प्रसरण, फैलने की प्रक्रिया ना, प्रसरण की प्रक्रिया। तो क्या द्रवों में फैलाव की प्रक्रिया होती है? द्रव्य फैलता है ना जी, पसर जाएगा। कहीं पर एक बूंद पानी गिराओ, वो फैल जाएगा। ठोस फैलेगा? ठोस, ठोस फैलेगा कहाँ? अपने आप में फैलेगा? इसको रख दिए यहाँ पर, फैला नहीं। तो ठोस में प्रसरण की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन आपको द्रव्य में क्या है? पाई जाती है, पाई जाती है। और गैस में बहुत अधिक पाया जाता है। गैस बहुत जल्दी फैलेगा ना, बहुत अधिक होता है। उसके बाद आ जाइए प्रसरण हो गया। अब द्रव का जमना, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ठोस जो है खुद जमा हुआ ही होता है, लेकिन
द्रव को जमाना पड़ता है। तो जमना किसको कहेंगे? द्रव का जमना। जब किसी भी द्रव को ठोस के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? द्रव का जमना। जैसे जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? जल कितने डिग्री टेम्परेचर पर जमेगा? जल का जमना, तो जल जो है जमेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस। या फिर इसको कितना कहेंगे? 273 केल्विन। जल कितने पर जमता है? 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे। कोई दिक्कत? अब बताइए, जल का तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये क्या चीज? जमना। जल का क्वथनांक कितना होता है जी? क्वथनांक, जल कितने डिग्री पर उबलता है? 100 डिग्री टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस। यही ना, समझ गए? अब हो गया बाष्पन। जमना हो गया, उसके बाद बाष्पन। तो बाष्पन की प्रक्रिया किसको कहेंगे? जब वस्तु बस जल वाष्प या गैस के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। जब कोई भी द्रव या गैस क्या हो, अपना रूप वाष्प के रूप में परिवर्तित करके वायुमंडल में चला जाए। जल या फिर गैस रूप परिवर्तित करके वायुमंडल में चला जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पन कहेंगे। ठीक है। अब किसी द्रव का कमरे के तापमान या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को बाष्पन कहते हैं। किसको कहेंगे बाष्पन? किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को बाष्पन कहते हैं। अब आ जाइए, जल ऊष्मक क्या है? जल ऊष्मक किसको कहते हैं? है पता? नहीं पता है? जल ऊष्मक जो है तांबा का एक बर्तन होता है। क्या होता है? जल ऊष्मक तांबा का एक बर्तन होगा। जल ऊष्मक किसका बर्तन होता है? तांबा का बर्तन होता है, जिसके दोनों सिरे पे हत्था लगा होता है, हैंडल लगा होता है, उसको क्या करने के लिए? पकड़ने के लिए। और ये जल ऊष्मक अर्धचंद्राकार होता है, इस प्रकार का। ठीक है। ये जल ऊष्मक है, इसमें पानी डाल दिया जाता है। तो जल ऊष्मक जो है एक अर्धचंद्राकार आकृति का तांबा का एक बर्तन होता है, जिसमें सिरे पे हैंडल लगा होता है। समझ गए? बाष्पन को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या होगा? बाष्पन कैसे कम होगा या अधिक होगा? कारक जब पूछा जाए तो यही बताना होता है कि बाष्पन की प्रक्रिया कब अधिक होगी, बाष्पन की प्रक्रिया कब कम होगा। तो बाष्पन की प्रक्रिया कब अधिक होगी और कब कम? बाष्पन, तो बाष्पन होने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए तेज। हवा जो है आपका क्या हो? तेज अगर चलेगी तो बाष्पन की प्रक्रिया क्या होगा? तेज होगा, तेजी से। अब दूसरी चीज, द्रव जो है, द्रव का मात्रा कितना हो? कम हो। द्रव जितना ही कम रहेगा उतना ही बाष्पन की प्रक्रिया, सॉरी, द्रव का क्वथनांक, क्या चीज? क्वथनांक मतलब खौलने वाला बिंदु। जैसे जल कितना पर खौलता है? 100 डिग्री पर। तो इसको 100 डिग्री तक गर्म करना होगा ना जी। अब कोई हो जाए 2 डिग्री पे अगर खौलना शुरू हो जाए, अगर जल को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा? 100 डिग्री के बाद ना उड़ना शुरू होगा, वाष्प बनेगा। और कोई ऐसा हो कि 2 डिग्री पर ही खौल जाए, तो 2 डिग्री के बाद जब उसको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो क्या होगा? वाष्प बन जाएगा। तो 2 डिग्री तो हम लोग हाथ से भी रगड़ करके तुरंत 2 डिग्री पहुंचा देंगे। तो इस प्रकार से किसी भी द्रव्य का क्या हो? क्वथनांक जितना कम होगा उसका बाष्पन उतना ही तेज होगा। क्वथनांक कम रहेगा तो बाष्पन
अधिक, ऊपर की ओर का ये चिन्ह लगाएंगे जहां, वहां मतलब अधिक हो रहा है, और नीचे का चिन्ह लगाएंगे वहां पर कम हो रहा है। तो क्वथनांक क्या कह रहा है, क्वथनांक कम होगा तो वाष्पन अधिक होगा। क्वथनांक कम रहेगा तो वाष्पन अधिक। जैसे जल का टेम्परेचर कितना है, क्वथनांक 100 डिग्री, और ईथर का क्वथनांक जो है 34 डिग्री है। तो कौन जल्दी जो है आपको वाष्पित होगा, ईथर या जल? जल का टेम्परेचर 100 डिग्री, ईथर का टेम्परेचर क्वथनांक 34 डिग्री। ईथर एक प्रकार का केमिकल है, ईथर एक प्रकार का केमिकल है, इसका क्वथनांक आपको 34 डिग्री है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री। तो दोनों में से कौन वाष्पित होगा जल्दी? ईथर होगा, क्योंकि इसका क्वथनांक कितना है 34, तो कम है ना जल से, तो जल से कम है इसलिए ये जल्दी वाष्पित हो जाएगा। समझ गए? अब आ जाओ द्रव का ताप। ताप जो है, ताप अधिक रहेगा तो वाष्पन क्या होगा, अधिक होगा। टेम्परेचर अधिक, वाष्पन अधिक। जैसे किसी चीज को जितना ज्यादा खौलाओ, जितना ज्यादा गर्म करोगे वो उतना जल्दी वाष्पित होगा ना। अब चौथा चीज है पृष्ठ का क्षेत्रफल। कोई बड़ा बर्तन में ले लो, उसका क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो वो क्या होगा, पानी या कोई भी चीज जल्दी वाष्पित हो जाएगा। और छोटा बर्तन में ले लो, उसको वाष्पित होने के लिए क्या है, ज्यादा समय लगेगा, यही ना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ही अधिक रहेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो, अधिक, तो वाष्पन अधिक। ठीक है। फिर आ जाइए वायु का वेग। तो वायु का वेग जितना अधिक रहेगा उतना तो बता चुके हैं। अब आ जाए आर्द्रता। आर्द्रता समझते हैं? आर्द्रता समझते हैं? आर्द्रता मतलब क्या होता है? नहीं, आर्द्रता मतलब होता है क्या चीज, जो वायुमंडल में पानी रहता है उसको आर्द्रता, हवा के साथ मिला हुआ रहता है कुछ पानी, ऐसा देखे हैं? ऐसा देखे हैं कभी? जब ठंडा के मौसम में देखना, रात के समय में जब शीत गिरता गिरता है ना, तब वायु में क्या रहा, हवा में पानी मिला हुआ रहता है ना। तो वो हवा कहाँ से, हवा में पानी जो रहता है उसी को कहेंगे क्या चीज, आर्द्रता। समझ गए आर्द्रता किसको कहते हैं? अब आर्द्रता जब हवा में पानी रहेगा तो क्या वाष्पन अधिक होगा कि कम? कम होगा ना, क्योंकि पहले से तो हवा में पानी है ही है। कोई भी चीज पानी कब सोखता है, जब पानी उसके पास नहीं हो। कोई कपड़ा, सूखा हुआ कपड़ा पानी पर डाल दो, जल्दी वो सोख लेगा पानी, और गीला कपड़ा पानी पर डालो, धीरे धीरे सूखेगा। तो वायुमंडल में पहले से पानी है और पानी तुम सुखा रहे हो, सूखेगा, देरी से सूखेगा। तो आर्द्रता जितना कम होगा वाष्पन उतना अधिक होगा, आर्द्रता जितना अधिक होगा वाष्पन उतना ही कम होगा। तो आर्द्रता अधिक, वाष्पन कम। समझ गए? और आर्द्रता कम, वाष्पन अधिक। ठीक है, इतना ही रहने दिया जाए, इतना ही रहने दिया जाए। चलिए अगला दिन, अब अगला क्लास और करेंगे तो समझ में आएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है तो